नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। ये खबर अब तक आप तक पहुंची गई होगी कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो क्या सचमुच भारत के लोग जापान के लोगों से ज्यादा खुशहाल हो गए हैं? आखिर आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है या पड़ेगा? अगर भारत वाकई तेज तरक्की कर रहा है तो विदेशी निवेशक भारत से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं और क्यों पिछले साल की तुलना में नेट एफडीआई में 96% की गिरावट आई है? कहीं इस ढोल में कोई पोल तो नहीं है? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर, ये तो आप पहचानते होंगे, नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, आप जानते हैं। फिर योजना आयोग की जगह जब मोदी सरकार आई तो उसने योजना आयोग को भंग किया या नाम बदला और उसका नाम रखा नीति आयोग। और ये हैं इसके मौजूदा सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने 24 मई यानी अभी कुछ दिन पहले दावा किया कि आईएमएफ के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो जापान की 4.18 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है। अब ट्रिलियन माने भी समझ लीजिए, ट्रिलियन में 1000 बिलियन यानी 1000 अरब होते हैं। यानी 1000 अरब रुपए या डॉलर हो तो उसे कहा जाएगा 1 ट्रिलियन डॉलर या 1 ट्रिलियन रुपया। अब इस आंकड़े के अनुसार भारत से आगे अब महज अमेरिका, चीन और जर्मनी ही रह गए हैं। देश की तरक्की की यह तस्वीर हर भारतीय को निश्चित ही खुशी देगी, लेकिन अगल बगल हमारे जिस तरह की भुखमरी और बेकारी नजर आती है, उसे देखते हुए ये जानना जरूरी है कि इस दावे का आधार क्या है और इसका असर क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि जीडीपी का मतलब आखिर है क्या। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। और इसमें कुछ चीजें और जुड़ती हैं, जैसे भारत में उत्पादन करने वाली विदेशी कंपनी की आय भी भारत की जीडीपी में जुड़ती है। अभी मैंने जो बोला वो ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र के किसी क्लास में आप बैठे तो आप यूं समझिए कि एक गांव है, उस गांव में किसान अनाज पैदा करता है और इसके अलावा कोई बर्तन बनाता है, कोई बाल काटता है, कोई जूते बनाता है, कोई दुकान खोलता है, हलवाई मान लीजिए जलेबी छानता है। तो इन सब की कुल आय जो है उसको उस गांव की जीडीपी कहेंगे। और अगर उस गांव में कोई बाहरी गांव का आदमी आकर अपनी दुकान खोल ले तो उसकी आय को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि चाहे वो सेवा हो और चाहे वो उत्पादन हो, उन सब की जो आय है, उस गांव में एक डॉक्टर भी होगा, चाहे झोला छाप, तो उसकी भी आय कुछ होगी। तो उन सब को जब आप जोड़ देते हैं तो उस गांव की जीडीपी हो गई, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और यही भारत के लिए या देश के लिए भी सच है। तो अब आइए देखते हैं कि भारत की जीडीपी दुनिया में कहां खड़ी है, इस जो ताजा दावे है उसको देखते हुए। तो ये आप देखें, जो ये अमेरिका है, अमेरिका की कुल जो जीडीपी है वो 30.51 ट्रिलियन डॉलर है। 30.51 ट्रिलियन डॉलर, जो दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहां की आबादी कितनी है? 34.7 करोड़, ये वहां की आबादी है। अब आइए चीन की जो इकोनॉमी है, जो उसकी जीडीपी है, वो 19.23 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि उसकी जो आबादी है वो 1 अरब 42 करोड़ है। यानी आप देखें तो अमेरिका से अभी पीछे है। मतलब अगर अमेरिका 100 पे है तो ये चीन इस समय आप कह सकते हैं कि 70 के आसपास है। लेकिन आबादी कितने गुना है? कहाँ 34 करोड़ और कहाँ 1 अरब 42 करोड़। ये कितनी बड़ा फर्क है। अब उसके बाद नंबर है जर्मनी का। जर्मनी की कुल जो जीडीपी है वो 4.74
ट्रिलियन डॉलर है और उसकी आबादी है 8.44 करोड़। काफ़ी कम है। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो अमेरिका से भी बहुत कम है। खैर वो देश भी आकार में भी छोटा है। और फिर नंबर आता है भारत का। भारत की जो ताज़ा अभी आंकड़ा दिया गया है उसके हिसाब से इसकी जो जीडीपी है वो 4.19 ट्रिलियन डॉलर। और आबादी कितनी है? चीन से भी ज़्यादा, 1.46 अरब। और जापान जिसको हमने पीछे छोड़ा है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था जापान को उसने 5वें नंबर पर धकेल दिया है, तो उसकी जो जापान की जो अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर है और इसकी आबादी है 12.3 करोड़। ट्रिलियन को एक बार मैं फिर बता दूं, ट्रिलियन माने 1000 बिलियन या 1000 अरब, और 1 अरब में 100 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख, ये सब तो आप जानते हैं। इससे आप आकार का अनुमान लगा सकते हैं। यहां आबादी आपको क्यों बताई जा रही है? आबादी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगाएं कि जो आय है वो कितने लोगों पर खर्च करनी पड़ती है। तो अगर जापान में सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं तो उसकी जो 4.18 ट्रिलियन की इकॉनमी है उसको सिर्फ इतने लोगों की संभाल करनी है, जबकि इससे थोड़ा आगे भारत बढ़ा है तो उसे 1.46 अरब लोगों की संभाल करनी है। तो अब इस समय खर्च ज़्यादा, अगर आबादी ज़्यादा है तो आपका खर्च भी उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि आबादी ज़्यादा होने का एक अर्थ इस लिहाज से जीडीपी में लाभ हो जाता है कि जो भी कमाई चाहे 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए भी हो तो वो भी जुड़ जाती है, और ज़्यादा आकार होने से वो जीडीपी का आंकड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो प्रति व्यक्ति आय है, जो दरअसल किसी देश की आर्थिक सेहत का शायद सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, वो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है अगर आबादी आपकी ज़्यादा होती है। और यहीं पर असली बात समझ में आती है कि जब हम कहते हैं कि जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, तो कई बार ये एक हास्यास्पद बात लगती है। कैसे? यहाँ देखिए, भारत की प्रति व्यक्ति आय है, एक अनुमान है $2600, इसलिए कि डॉलर का मूल्य कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन फिलहाल $2600 जिस हिसाब से जोड़ा गया तो करीब 2.2 लाख रुपए या 2,20,000 रुपए। और भारत की प्रति व्यक्ति आय की जो विश्व रैंकिंग है उसमें 136वां स्थान है, यानी आपसे बेहतर 135 देश है। अब इससे आप अपनी स्थिति का अंदाजा लगाइए। और जापान की प्रति व्यक्ति आय क्या है? जापान की प्रति व्यक्ति आय है $35,395, यानी भारत से 14 गुना ज्यादा। यानी भारत से प्रति व्यक्ति आय, यानी वहां का एक आदमी यहाँ के भारतीय की तुलना में 14 गुना ज्यादा कमाता है औसतन। और जो प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग है उसमें जापान 30वें स्थान पर है, भारत 136वें स्थान पर है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि एक जापानी को जितनी सुविधाएं, जितनी चीज़ें हैं उपलब्ध, उसकी तुलना में भारतीय कहीं नहीं ठहरता है। और एक और आंकड़ा देखिए, CMIA यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में 2024 में जो बेरोजगारी दर थी वो 7 से 8% थी, और शहरी क्षेत्रों में ये 8 से 9% तक गई। लेकिन जापान में बेरोजगारी दर महज 2.5 से 3% है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग सबसे कम है। यानी वहां पर बेरोजगारी का संकट बेहद कम है, हमारी तुलना में तो बहुत ही बेहतर स्थिति। और एक और समस्या है भूख की। वैश्विक भूख सूचकांक बनता है हंगर इंडेक्स। 2024 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार भारत 129 देशों में 105वें स्थान पर है। यानी हमसे खराब स्थिति सिर्फ 24 देशों की है और 104 देश इस मोर्चे पर हमसे बहुत बेहतर है। यानी भारत की जो स्थिति है भूखमरी की, वो गंभीर श्रेणी में आती है। और जापान जो ये हंगर इंडेक्स है उसमें शुरू के 10 देशों में है, शीर्ष के 10 देशों में। यानी वहाँ भूखमरी नगण्य है, लगभग वहाँ कोई भूखा हो ऐसी कोई बात नहीं होती। जबकि भारत में आप जानते हैं कि 80 करोड़ लोग, सरकार का दावा है कि राशन देती है,
उनको तब उनके घर का चूल्हा जलता है। और हर साल इसमें कमी आनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। सरकार की ओर से लगातार वो दावा यही होता है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। इसका मतलब कि जो लोग पहले राशन खरीदने की स्थिति में नहीं थे, वो आज भी राशन खरीदने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय में एक और गंभीर बात है कि इसमें इस देश के बड़े उद्योगपति, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या और दूसरे हो, उन सब की आय भी शामिल है। उन्हें हटा दें तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो आधी भी नहीं रह जाएगी। आंकड़े इसको लेकर एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। यानी यूं समझिए कि एक गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं और 100 लोग में से 10 लोग जो हैं वो 1 लाख रुपया कमाते हैं, यानी 10 लाख कमा लिया उन्होंने। और जो 90 लोग हैं वो 1000 रुपये कमाते हैं, यानी 90 लोग मिल के 90,000 कमाते हैं। लेकिन उस गांव की जो जीडीपी होगी उसमें सबको जोड़ दिया जाएगा तो कुल हो जाएगी 10,90,000। लेकिन वहां 10 लोग ही ऐश की जिंदगी जी रहे होंगे, एक बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे, जबकि बाकी 90 लोग बेहद परेशानी के आलम में होंगे। और इस तरह से ये आंकड़ा हमारे सामने आता है। 2022 का आंकड़ा है जिसमें भारत के शीर्ष 1% लोग जो हैं उनके पास राष्ट्रीय जो आय है उसका 22.6% है, और जो 10% है उनके पास 57.7% हिस्सा आता है। यानी वो सिर्फ 1% लोगों के पास देश की लगभग चौथाई संपत्ति है और 10% लोगों के पास 57.7%, मोटा मोटा 60%। और जो सबसे निचले 50% लोग हैं आय के मामले में, उनके पास सिर्फ राष्ट्रीय आय का 15% बचता है। यानी देश की आबादी जो है, आधी आबादी, वो देश की कुल राष्ट्रीय आय का सिर्फ 15% जो हिस्सा है वही उसके पास आता है। तो इस तरह से जो शीर्ष के 10% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ 6.4%। अदम गोंडवी का एक शेर याद आ रहा है यहाँ पर। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। बहरहाल चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दावे के साथ एक और सूचना आई है जो भारत के आर्थिक संकट को बता रही है। भारत की जो नेट एफडीआई है उसमें 96% की कमी आई है। यकीन नहीं होता, सिर्फ 1 साल में ये जो हुआ है नेट एफडीआई। 24-25 में भारत का नेट एफडीआई 96.5% गिरकर $353 मिलियन रह गया, जो 2023-24 में $10.1 था। इसका मतलब समझिए कि आपके पास जो नेट एफडीआई है वो अब $1 अरब भी नहीं रह गई है। पिछले साल ये काफ़ी, आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी और उसमें $353 मिलियन अब केवल रह गया है। यानी $10.1 अरब से घट के 353 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये 35 करोड़ के आसपास का मामला बनता है। अब सवाल है कि ये नेट एफडीआई क्या है। माफ करिएगा, नेट, अभी इस पर हम आगे चलेंगे। जो तस्वीर दिखाए, नेट एफडीआई दरअसल एक ग्रॉस एफडीआई होती है, यानी जो विदेशी निवेश, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं वो नेट एफडीआई नहीं होता है, उसे हम ग्रॉस एफडीआई कहते हैं, यानी सकल विदेशी निवेश। अब होता क्या है कि वो कमाई करते हैं और कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहां से वापस ले जाते हैं। तो जो भारत में बचता है वो होता है नेट एफडीआई, यानी भारतीय जो ग्रॉस एफडीआई से जो भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश को घटाकर ये निकाला जाता है कि कुल बचा कितना है। उससे पता चलता है कि नेट एफडीआई हमारे पास कम हो गया। लोग आए तो बाहर से, उन्होंने पैसा लगाया लेकिन अपना पैसा लेके निकल गए। अब इसमें एक हाई फ्रिक्वेंसी, इसका कारण क्या है? उच्च प्रत्यावर्तन, वैसे हिंदी बड़ी टफ है। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब जो
विदेशी निवेशक जिस तरह से शेयर बाजार में लगातार पैसे तेजी से डालते, तेजी से निकालते हैं, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिविटीज में कहते हैं। तो विदेशी निवेशकों ने आईपीओस के जरिए, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, जो शुरू में कोई कंपनी बनती है और वो अपना एक आपसे कहती है कि हमारा शेयर खरीद लीजिए, उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके जरिए 49 अरब डॉलर निकाल लिए। जैसे हुंडई ने 27,870 करोड़ रुपए और स्विगी ने 2 अरब डॉलर से अधिक भारतीय बाजार से निकाल लिया। तो उन्होंने पैसा डाला और निकाल लिया। तो भारतीय कंपनियों का जो विदेशी निवेश है, यहाँ जो भारत के हैं, उन्होंने 29.2 अरब डॉलर विदेश में निवेश कर दिया। तो इस तरह से ये पैसा भी बाहर चला गया, विदेशी कंपनियां अपना मुनाफा ले गई और यहाँ बचा बहुत कम, जो नेट एफडीआई कम बचा। और वैश्विक मंदी का भी एक आहट दिखती है। व्यापार युद्ध जिस तरह से इस समय ट्रेड का मसला चल रहा है, उस सब ने भी निवेश को प्रभावित किया है और इस तरह से भारत के नेट एफडीआई में लगभग 96.5% की कमी आई है। और इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो उत्पादन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कम होगी, रोजगार में कमी आएगी। सवाल यह भी है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगा क्यों रहा है। एक वजह तो यह है जो नीतिगत अस्थिरता, सरकार लगातार नए नए कानून बनाती है और जैसे जीएसटी का मसला लंबे समय तक तय नहीं हो पाया। फिर नौकरशाही, लाल फीताशाही अभी भी बरकरार है और सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में धंधा करना आसान नहीं है। इसका एक कारण भ्रष्टाचार भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी योजनाओं के नाम पर उद्यमियों के कैसे कान मरोड़े गए, ये तो आपको पता होगा ही। सरकार के करीब रहने वाले उद्योगपति फायदे में रहते हैं, लेकिन बाकी को लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। विपक्ष इसीलिए मोदी सरकार को अडानी अंबानी की सरकार भी कहता है। अब किसी उद्योगपति में दम नहीं कि सरकार से असहमत होकर वो धंधा चला ले। अब ये तस्वीर आप देखिए, जिसको थोड़ी देर पहले मैं गलती से स्क्रीन पर ले आया था। ये है डॉक्टर प्रणय राय। एनडीटीवी इन्होंने ही स्थापित किया था। एनडीटीवी हमारे देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित चैनल था, जो टीआरपी की होड़ में वैसे नहीं जाता था। वो सवाल करता था, कोई भी सरकार रही हो। मनमोहन सिंह के दौर में खूब सवाल किए उसने, पर गलती ये हो गई कि वो मोदी राज में भी सवाल कर रहा था। तो एनडीटीवी के संस्थापकों यानी डॉक्टर प्रणय राय और इनकी पत्नी राधिका रॉय पर आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ रुपए के कर्ज में अनियमितताओं का आरोप लगा कि इन्होंने जो कर्ज लिया उसमें काफी घपला किया गया है। सीबीआई ने 2017 में जांच शुरू की और आखिरकार इतना ये लोग परेशान हो गए कि अपना चैनल इन्होंने अडानी साहब को बेच दिया। तो अब जो आप एनडीटीवी देख रहे हैं वो प्रणय राय का चैनल नहीं, वो इस देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का चैनल है। और फिर क्या हुआ, जब चैनल बिक गया तो उसी सीबीआई ने जिसने तमाम आरोप लगाए थे, 1 अक्टूबर 2024 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी और 23 जनवरी 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें डॉक्टर राय को क्लीन चिट दी गई थी। सीबीआई ने पाया था कि ब्याज दर में कमी एक सामान्य बात थी और सेबी के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। यानी जब तक अडानी साहब को उन्होंने अपना चैनल नहीं बेचा, वो एक बहुत बड़े घपले के कारण थे या उसके आरोपित थे। और जैसे ही चला गया अडानी के पास एनडीटीवी, ये बरी कर दिए गए। तो अब ये एक संदेश है कि सरकार जब चाहे किसी का धंधा बर्बाद कर सकती है। ईडी के कानूनों में ऐसे संशोधन भी हुए हैं कि कोर्ट से भी जल्द राहत नहीं मिलती। इसी के साथ एक और कारण है जो भारत में विदेशी निवेशकों को दूर कर रहा है। ये कारण है हमेशा बनाए रखा जाने वाला सांप्रदायिक तनाव। इसको हवा सत्ता पर नियंत्रण करने वाली या रखने वाली बीजेपी और उससे जुड़े आरएसएस के अन्य संगठन देते रहते हैं। अभी एकदम ताज़ा घटना है, ये तस्वीर देखिए। ये थोड़ा ब्लर है क्योंकि बहुत बुरी तरह मारने की कोशिश हुई। मॉब लिंचिंग की घटना 24 मई को अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज क्षेत्र में घटी। 4 मुस्लिम मीट कारोबारी थे जो मांस ले जा रहे थे। अब उनके पास सारे कागजात थे कि किसका मांस है, उसका कितना वजन है और क्या कीमत पे लिया गया है, सारा कुछ था। लेकिन कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने, संगठनों से जुड़े लोगों ने
इसे गोमांस बता दिया, इसकी अफवाह उड़ा दी और इस गाड़ी को घेर लिया गया, इनकी गाड़ी को, और चारों लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। गाड़ी में आग लगा दी गई, इन्हें लाठियों से, मुक्कों से, लातों से, बेरहमी से इन्हें मारा गया। ये 4 लोग थे, बुरी तरह घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के नेता राम कुमार आर्य, बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह और शिवम सहित कई लोगों के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और लूटपाट का मामला दर्ज किया है। जाहिर है ये सारे लोग जो आरोपित हैं ये सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। इन व्यापारियों के पास सब कुछ था, कागजात थे, और अगर किसी को संदेह था तो वो पुलिस से शिकायत कर सकता था। लेकिन ऐसे तमाम गिरोह खास तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे हैं जो खुद को पुलिस, वकील, अदालत सब समझते हैं, जबकि हकीकत ये भी है। ये देखिए, मांस निर्यात में भारत अव्वल है इस समय। भारत विश्व में भैंस के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है और 2025 में भारत का जो बीफ निर्यात है वो 1.65 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 की तुलना में लगभग 4% ज्यादा है। 2024 में भारत ने कुल $3.2 बिलियन मूल्य का मांस निर्यात किया, जिससे वो विश्व में चौथा सबसे बड़ा मांस निर्यातक बन गया। अब जाहिर है भारत में मांस निर्यात में ये तरक्की सरकार की नीतियों की वजह से ही है। मोदी सरकार ने उन्हें मदद की होगी, लेकिन इस काम में अगर लोगों को जान का खतरा बना हुआ है तो फिर ये बढ़त कैसे बरकरार रह जाएगी? इस क्षेत्र में विदेशी निवेश कैसे आएगा? विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और सद्भाव, और विकास की सबसे बड़ी कसौटी भी यह है कि देश के लोग भूख और बीमारी से परेशान होकर असमय ना मरे। शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर हताश होकर खुदकुशी ना करें, वरना तरक्की के तमाम दावे झूठे साबित होंगे। दुष्यंत कुमार कहते हैं, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सच बताने का ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.